Dear viewers, subscribers, budding nursing and paramedical professionals, Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome back to our own channel, Advanced Nursing Theory and Practice. Today we are back again with the subject of Nursing Foundation, and today's topic for discussion is vital signs. And here we are going to discuss respiration. तो आज जो हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं तो वो रेस्पिरेशन है। तो ये मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बोलूँगा। तो अब रेस्पिरेशन क्या होती है? जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन हम कहते हैं ये वो एक अमल है जिससे हम सांस लेते हैं, या सांस लेने को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हमारे रेस्पिरेशन में दो तरीके की रेस्पिरेशन होती है। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरे को हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और वो डिफ्यूज़ हो जाती है लंग्स में, या हम ब्लड में डिफ्यूज़ कर बोलेंगे, तो इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे। जब यही ऑक्सीजन ब्लड के ज़रिए से हमारी सेल्स और टिश्यूज़ तक पहुँचेगा और वहाँ पे वो सेल्स में जाएगा, टिश्यूज़ में जाएगा, तो इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे। इसके बदले दोनों साइड्स पे, दोनों जगहों पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सचेंज बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो अब ये रेस्पिरेशन किन चीज़ों से बना हुआ होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और इन बिटवीन एक पाज आता है इनके दरमियान। तो अब जो ये रेस्पिरेशन है, ये हमारे ब्रेन में हमारे पास सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर, जिसकी वजह से ये कंट्रोल होता है। अब ये रेस्पिरेटरी सेंटर जब हम कहते हैं तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर हमारे मेडुला ओब्लंगेटा और पॉन्स वेरोलाई से बना हुआ होता है। अब ये मेडुला ओब्लंगेटा और पॉन्स वेरोलाई जो होता है, इनमें 3 ग्रुप्स होते हैं जो ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। नंबर फर्स्ट ग्रुप जो है उसको हम डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप बोलते हैं, दूसरे को हम वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप बोलते हैं, और तीसरा जो हमारा पॉन्स का होता है उसको हम पोंटाइन ग्रुप बोलते हैं। और ये पोंटाइन ग्रुप ही होता है जिसमें 2 हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स मौजूद होते हैं, जिसको हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपिन्यूस्टिक सेंटर बोलते हैं। तो अब हम ये पता लगा सकते हैं कि रेस्पिरेशन जो है बेसिकली अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रेन होता है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर में होता है, और ये रेस्पिरेटरी सेंटर एक्चुअली मेडुला ऑब्लंगेटा और पॉन्स में होता है। इसके बाद जब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, तो हमने 3 चीज़ें याद रखनी है कि इसमें रेस्पिरेशन में हमें 3 चीज़ें देखनी है। नंबर फर्स्ट हम कहते हैं रेट, कितनी जल्दी एक इंसान जो है सांस ले रहा है या छोड़ रहा है। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि एबनॉर्मलिटी है, नॉर्मल है या नहीं है। इसके बाद डेप्थ, कितनी लंबी सांस ये ले रहा है और कितनी ज़्यादा देर तक या कम देर में ये छोड़ रहा है। उसके बाद रिदम, क्या ये उसी तरीके से सांस ले रहा है जिस तरीके से ये पहले था, या इसका रिदम जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल एक रेस्ट पे है एक पर्सन और उसके बाद वो दौड़ने लगता है, तो रेस्पिरेटरी रेट और रिदम जो है चेंज हो जाता है। इसके बाद हम पहले देखेंगे रेट क्या है। अगर रेट हम कहेंगे इट्स द नंबर ऑफ फुल रेस्पिरेशन इन अ मिनट, कितनी देर में, एक मिनट में कितनी रेस्पिरेशंस एक बंदा जो है ले रहा है, कितने इंस्पायरेशंस एक्सपायरेशंस वो कर रहा है, तो इसको हम रेट कहेंगे। तो बहुत सारे हमारे पास फैक्टर्स है जो रेट को अफेक्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन को। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेट नॉर्मल क्या होनी चाहिए एक एडल्ट में। जब हम एडल्ट की बात करते हैं, हम इसको 18 to 24 रेस्पिरेटरी ब्रेथ्स जो है, ब्रेथ्स पर मिनट के हिसाब से काउंट करते हैं। तो या हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे और एक हमारे पास स्केल है, रेंज है, जिसको हम दिखाया गया है 16 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट के हिसाब से हमारा रेस्पिरेटरी रेट होना चाहिए। इन केस ऑफ न्यूनेट्स में हम 30 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट के हिसाब से बोलते हैं कि ये वाले रेट जो है न्यूनेट्स में नॉर्मल है। तो अब एज की वजह से भी हम देखते हैं कि यहाँ पे वेरिएशंस आ जाती है। तो बर्थ पे हमारी 30 to 60, और 60 से ज़्यादा होगा तो टेकिपनिया हम कहेंगे, अगर कम होगा 30 से तो ब्रेडपनिया कहेंगे। तो एडल्ट्स में भी हमने यही बोला कि 18 to 24, या हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है 16 to 20
जो हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं। तो उसके बाद सेक्स की वजह से भी इफ़ेक्ट पड़ता है रेट पे। तो रिसर्च के द्वारा दिखाया गया है कि फ़ीमेल्स में रेस्पिरेशन जो है हायर होती है देन मेल्स। उसके बाद इमोशन, स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी, ठीक है, किसी को डर है एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का, किसी को किसी दूसरे चीज़ का स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेन है, रिलेशनशिप स्ट्रेन्स है, तो उसकी वजह से भी हमारी रेस्पिरेटरी रेट जो है इंक्रीज़ कर देती है। उसके बाद हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप लो आल्टीट्यूड्स पे और आप हाई आल्टीट्यूड्स पे जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम हो जाएगा, उसकी वजह से आपको ऑक्सीजन या सांस लेने में तकलीफ़ हो जाएगी और आप सांस लेने के लिए जद्दोजहद करोगे, यानी कि आप ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करने की कोशिश करोगे, रेस्पिरेटरी रेट तो इंक्रीज़ होगी ताकि आपकी जो ऑक्सीजन डिमांड है आप आपकी बॉडी में वो फुलफ़िल हो सके। तो हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इफ़ेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी रेट को, यानी कि जब आप हाई आल्टीट्यूड्स पे जाओगे तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ करेगी, किसकी वजह से, ऑक्सीजन नीड की वजह से। इसके बाद हम कहते हैं एक्सरसाइज, जो हमने पहले ही बोला, अगर हम बैठे हुए और हम दौड़ने लगे या एक्सरसाइज करने लगे तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाएगी ऑक्सीजन डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, क्योंकि हमारी एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है यहाँ पे। तो उसके लिए उस एनर्जी को जनरेट करने के लिए हमारा ऑक्सीजन जो है ज़रूरी होता है। उसके बाद जब हम खाते हैं फूड या डाइजेशन करते हैं फूड की, जो हमने खाया हुआ होता है, तो उसकी वजह से भी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद डिजीज़ कंडीशंस में भी रेस्पिरेटरी रेट जो है इंक्रीज़ हो जाती है। फीवर की वजह से रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक। ड्रग्स की वजह से कैफ़ीन, एट्रोफिन, तो इनकी वजह से भी रेस्पिरेटरी इफ़ेक्ट्स जो है वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं। या कोई ड्रग ऐसा है, डिप्रेसेंट्स जिसको हम बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट्स, जिनमें हमारा मेडाजोलम आता है, लोराज़ेपम आता है, तो उसकी वजह से निमोटैक्सिक सेंटर जो है उस पे दबाव बनता है और वो काम करना कम कर देता है। इसकी वजह से इन रेस्पिरेटरी फेलियर्स, या हम कहेंगे जिनमें रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होंगे, उनमें हम ये सेडेटिव्स जो है अवॉइड करते हैं ताकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ना हो और यहाँ पे पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हम देखते हैं डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। एक नॉर्मल एवरेज मैन जो है रेस्ट पे इंस्पायर और एक्सपायर करता है 500 ml हवा का या एयर का, जब वो इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं। जब हम डेप्थ की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि नॉर्मली जो एक एडल्ट है 6 सेकेंड्स के लिए ब्रेथ साइकिल कंप्लीट करता है। अब इसमें क्या होता है, 2 सेकंड्स जो है इंस्पायरेशन के लिए होते हैं और 4 सेकंड जो है एक्सपायरेशन के लिए होते हैं। जब हम इसका रेशो निकालते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का रेशो, तो हमारा रेशो बनता है 1:2। तो नॉर्मली हम कहते हैं 1 सेकंड के लिए अगर हमारा इंस्पायरेशन है तो 2 सेकंड के लिए हमारा एक्सपायरेशन होना चाहिए। तो 3 सेकंड में से 1 सेकंड इंस्पायरेशन और 2 सेकंड एक्सपायरेशन, यानी कि एक्सपायरेशन टेक्स लॉन्गर देन द इंस्पायरेशन। तो अब जो है, अगर अगर ज़्यादा हम एयर ले रहे हैं और कम छोड़ रहे हैं तो हम कहते हैं रेस्पिरेशन जो है डीप है। तो यहाँ पे हमें पता चलना चाहिए कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन अगर चेंज हो रहा है तो डेप्थ भी चेंज होगा। अगर अब आयर जो है हम कंसिडरेबली लेस ले रहे हैं और रेस्पिरेशन को हम इस तरीके से शैलो कहते हैं, तो इसके बाद हमारे पास रिदम है। अब रिदम जो है हम कहते हैं कि कितनी देर के बाद हम रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल 1 सेकंड के लिए हम 2 सेकंड के लिए हम बोलेंगे इंस्पिरेशन हो रही है, 4 सेकंड के लिए एक्सपायरेशन हो रही है। अगर यही रेट इंक्रीज़ होगी, इंस्पिरेशन से फॉर एग्जांपल 3 सेकंड के लिए होगी और एक्सपायरेशन 6 सेकंड्स के लिए होगी, तो हम कहते हैं रिदम जो है चेंज हो रही है। तो यहाँ पे जब नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट और डेप्थ ठीक होगा तो रिदम भी हमारा ठीक होगा इन केस ऑफ नॉर्मल एडल्ट्स या नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। लेकिन अब एबनॉर्मल रेस्पिरेशंस या एबनॉर्मल रिदम की वजह से भी हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स हम आइडेंटिफाई करते हैं इन दीज मेडिकल टर्म्स। तो सबसे पहले डिस्निया हम कहते हैं, जब भी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, से फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है ब्रीथ नहीं कर पा रहा, उसको डिफ़िकल्टी हो रही है, उसको परेशानी हो रही है, तो इसको हम डिस्निया कहते हैं। उसके बाद एपनिया, एपनिया जब बंद ही कर देता है टोटली, यानी कि वो सांस ले ही नहीं पाता। टेक एपनिया जब इन
एडल्ट्स में 24 से ज़्यादा होगी, या हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है 20 ब्रेथ्स पर मिनट के हिसाब से ज़्यादा होगी, तो उसको हम टेकेपनिया कहते हैं। ब्रेडेपनिया जब 12 से कम होगी, या हम कहेंगे 16 से अगर कम होंगी, तो उसको भी हम ब्रेडेपनिया कहते हैं। तो यहाँ पे जो है कभी ठीक होगा, उसके बाद जो है कम हो जाती है रेस्पिरेशन। उसके बाद ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया में क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, लेकिन जब पेशेंट फ्लैट हो, ठीक है, तो उसकी वजह से या स्लीप की वजह से उसको प्रॉपर अब बेड देना है, या जो है सेमी फॉलोअर्स पोजीशन हम दे सकते हैं, उसकी वजह से इसको रिलीफ मिलेगा। उसके बाद प्लेटिपनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इट इज़ रिलीव्ड व्हेन लाइक डाउन। अब इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, लेकिन ऑर्थोपनिया में उसको लाइंग डाउन पोजीशन की वजह से होता है। यहाँ पे लाइंग डाउन पोजीशन की वजह से उसको रिलीव मिलता है, और जब वो सिट करता है, बैठता है या उठता है, तो उसको वर्सन हो जाता है ये डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। तो हम कहेंगे ये जो है अपोजिट है बिल्कुल ऑर्थोपनिया के। उसके बाद एस्पेक्सिया। एस्पेक्सिया जब आप डिप्राइव हो जाती है आपकी सेल्स या आपका लंग टिश्यू या आपके एल्वियोलाई ऑक्सीजन से, तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं ये एस्पेक्सिया है। तो इसके बाद वीजिंग। वीजिंग जो है एक विस्लिंग और रेटलिंग साउंड होती है, जो चेस्ट से या ब्रोंकाई से या ब्रोंक्यूल से निकल के हो आती है एक्सपायरेशन के दौरान, जब एल्वियोलाई या हम कहें ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई जो अबस्ट्रक्ट होते हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से। उसके बाद रोंकाई। रोंकाई जो है एक कंटिन्यूस लो पिचड रेटलिंग लंग साउंड होता है, जो रिजम्बल करता है स्नोरिंग से। ये भी हम एक्सपिरेशन या इंस्पिरेशन पे देख सकते हैं। उसके बाद काइंड स्ट्रोक्स रेस्पिरेशन। इसमें जो सीरीज़ ऑफ रेस्पिरेशन होती है, जो जब हम इसको सुनने की कोशिश करते हैं, तो ये टाइम गुजरने के साथ साथ नॉइज़ियर यानी कि बढ़ती रहती है, और क्लाइमेक्स पे पहुंचती है, और उसके बाद ये पाज करती है यानी कि बंद हो जाती है जब साइकिल ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर से ये स्टार्ट हो जाता है। तो CS रेस्पिरेशन हम इसको बोलते हैं। अब जो है क्या केयर हमें देना है एक पर्सन का जिसमें ये प्रॉब्लम्स होगी। नंबर फर्स्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमें देना है, तो उसको एंशियस और एश्योरेंस, एंशियस एंजाइटी जो उसकी है वो कम करनी है, और हमें उसको एश्योर करना है कि कैसे जो है ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उसको हल हो जाएगी। उसके बाद वेंटिलेशन जो होनी चाहिए, एक रूम में क्रॉस वेंटिलेशन वो होनी चाहिए, और फ्रेश एयर आना चाहिए, और ओवर क्राउडिंग हमें अवॉइड करनी है, और विजिटर्स को हमें रेस्ट्रिक्ट करना है। उसके बाद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का हम सोच सकते हैं, ऑक्सीजनेशन का हम सोच सकते हैं, नेजल प्रोंक्स का हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो हम ऑक्सीजनेशन पे इसको डाल सकते हैं इनकेस हमें ज़रूरत पड़े तो। उसके बाद पोजीशनिंग ऑफ क्लाइंट, तो सिटिंग पोजीशन हम देंगे उस वाले पेशेंट को जिसमें लेबर्ड ब्रीदिंग हो, या ट्राइपॉड पोजीशन हम आगे की तरफ उसको रखेंगे ताकि इसको लंग एक्सपेंशन के लिए मौका मिले, या हम कहेंगे लाइंग डाउन पोजीशन फॉर प्लेटनिया पेशेंट्स में। तो लाइंग डाउन पोजीशन में देखेंगे कौन सी प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली उसको इंटरवीन करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन इन्हेलेशन का हमने बोला, से फॉर एग्जाम्पल किसी को म्यूकस जमा हुआ है, ठीक है, उसको हम ओरोफेरेंजियल या हम नेजोट्रेकियल सक्शन करेंगे, उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक या ट्रैक या ब्रोंकाइस उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और पैसेज जो है वो हम पेटेंट करेंगे। उसके बाद हम उनको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लिप पर्सिड लिप एक्सरसाइजेस वो बोलेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से इनको ऑक्सीजनेशन या रेस्पिरेशन में फ़ायदा मिलेगा, उसको हम डेप्थ और रेट जो है कंट्रोल कर सकेंगे। इन केस किसी को स्प्यूटम है, एक्सपेक्टोरेट नहीं आ रहा है, तो उनको हम स्टीम इनहेलेशन या जो मेडिकेशन हमारे पास होती है, चाहे वो ब्रोंकोडायलेटर्स हो या म्यूकोलिटिक्स हो, उनका इस्तेमाल हम करके दे सकते हैं ताकि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन के मुतालिक प्रॉब्लम्स क्या होती है और उनका मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। तो इस वीडियो को आप दूसरों से भी शेयर कर सकते हैं, और इनको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इन केस आपकी कोई सजेशन हो वो आप हमें इन दिए गए ईमेल्स पे बोल सकते हैं। शुक्रिया।